नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इमरान खान किसी भी कीमत पर सत्ता में वापसी चाहते हैं। इमरान खान चुनाव चाहते हैं। शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव बनाकर इमरान खान चुनाव की तारीख फिक्स करवाना चाहते हैं। अपने समर्थकों की बड़ी फौज को लेकर इमरान खान इस्लामाबाद की ओर कूच कर गए हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इमरान खान के समर्थक हथियारों के साथ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान के समर्थकों की गिरफ्तारी का दौर पाकिस्तान में शुरू हो गया है। पाकिस्तान सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। पाकिस्तान की बर्बाद अर्थव्यवस्था वाले पाकिस्तान में जो राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा और यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हालात कैसे हैं। मैं पाकिस्तान के खास मेहमानों से भी आपको रूबरू कराऊंगा। और आज हिंदुस्तान से एक सबसे बड़ी खबर आई है। खबर वो है जिसने 90 के दशक में पूरे कश्मीर में दहशत फैलाई थी। कश्मीरी भाई बहनों की नाक में दम करा था। कश्मीर को दहलाया था। एक नाम जो मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहनों की नींद खराब करता रहा। मेरे कश्मीरी भाई बहनों का खून के आंसू वो रुलाता रहा, लेकिन अब वो खुद खून के आंसू रो रहा है। आज यासीन मलिक पर मेरे मुल्क की अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। आतंक के आका यासीन मलिक पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगा। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की पाठशाला चलाने वाला यासीन मलिक, जो युवाओं को गुमराह करने वाला यासीन मलिक, टेरर के नाम पर फंड इकट्ठे करने वाला यासीन मलिक, मेरे कश्मीरी नौजवान भाई बहनों को भड़काने वाला यासीन मलिक अपनी जिंदगी की हर सांस अब वो सलाखों के अंदर रहेगा, घुट घुट कर जिएगा। जिस तरीके से हिंदुस्तान में दहशतगर्दी हमले हुए, बेगुनाह लोगों की जान गई, अब यासीन मलिक खुद रोएगा। यासीन की सजा का संदेश, पैगाम बहुत साफ है। इसकी धमक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खूब सुनी जा रही है। अलगाववाद, आतंकवाद के आकाओं को कैसे बड़ा संदेश दिया गया है, वो भी आपको समझाऊंगा और बताऊंगा भी। अभी तो यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में सजा हुई है उम्र कैद की। यासीन मलिक के गुनाहों की लिस्ट, फहरिस्त बहुत लंबी है। वायुसेना के अधिकारियों की मौत का मामला है। मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के कत्लेआम का मामला जुड़ा है। यासीन मलिक के गुनाहों का काला चिट्ठा आज मैं आपके सामने खोलकर रखूंगा।
दुनिया की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मैं राष्ट्र की आवाज में आज सबसे पहले अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूंगा। पाकिस्तान में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लगातार पाकिस्तान की जो सियासत है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इमरान खान की कोशिश है कि वो किसी तरीके से सत्ता में वापसी करें और आज जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकली है उससे साफ पैगाम है कि पाकिस्तानी लगातार इमरान खान को सपोर्ट भी कर रहे हैं और इमरान खान लगातार शहबाज शरीफ की सरकार को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान से दो खास मेहमान इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ आलिया शाह इस समय जुड़ गई हैं जो बड़ी बेबाकी से बात करती हैं और पाकिस्तान की जो सही तस्वीर है वो पूरी दुनिया के सामने रखती हैं। मेरे साथ पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार नौशीन यूसुफ भी जुड़ गई हैं। आप जानी मानी पत्रकार हैं। आलिया, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरीके से आप हमें बता सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। पाकिस्तान की इस वक्त जो अभी आप बता रहे थे, बात कर रहे थे कि इमरान खान इस वक्त लोगों को निकाल रहे हैं और उसकी एक बात से मैं डिसएग्री करूंगी कि आज का इमरान खान का जो शो था वो एक डिजास्टर शो। इमरान खान आज लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने में बुरे तरीके से नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि 20 लाख 25 लाख 30 लाख, लेकिन हम इसको बड़ा शो समझते अगर वो 20,000 ही निकाल पाते। वो शायद 20,000 भी निकाल नहीं पाए। इस वजह से ऐसा लगता है कि इस वक्त वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर उनको बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा। और ये इतनी बड़ी नाकामी इसलिए है कि उनके पास ये एक आखिरी पॉइंट था कि इस पे वो करके दिखा दें कि जो वो कह रहे हैं, और अभी भी लोग उनके लिए निकल रहे हैं। और वहां पर अगर वो लोगों को बुला लेते, फर्ज कीजिए कि उन्होंने कहा 20 लाख, मैं कहती हूँ अगर 1 लाख भी आ जाते, 50,000 भी उनके पास लोग पहुंच जाते और वहां पे वो बिठा देते तो हुकूमत के लिए काफी मुश्किल सूरत हाल होती। क्योंकि किसी चौक पर किसी जगह पर 20,000 भी लोग बैठे होंगे तो उसको भी टैकल करना यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम था। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। यही वजह है कि इस वक्त गवर्नमेंट उनसे ऊपर अपर हैंड पर आ चुकी है। और मरियम नवाज की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को पाकिस्तान के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। वो ये कहने में इस वक्त हक बजाने पे। पहले वो अगर ऐसा कहती तो हम कहते कि नहीं उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। मैं ये समझती हूँ कि अगर उनकी ये जो नाकामी है इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। वो जलसा करने में बहुत कामयाब रहते हैं क्योंकि वो उनको आता है जलसा करना, लेकिन लॉन्ग मार्च की कुछ और डायनामिक्स होती हैं। इनको कैसे किया जाता है इसके लिए आपको बहुत सी चीजों की जरूरत होती है जो शायद उनके पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं। जी नौशीन, इमरान खान का पेशावर से निकलना अभी तक वो कहां पहुंचे हैं? किस तरह की आपको खबरें मिल रही हैं? क्या इमरान खान का ये मार्च पाकिस्तान की फिजा बदलेगा? नौशीन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, आपको मैं सुन सकती हूँ, बिल्कुल सुन सकती हूँ। जी बोलिए। अब आपकी आवाज, जी आप मुझसे पूछ रहे थे, मुझे अब आपकी आवाज पहले क्लियर नहीं आ रही थी। नौशीन, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इमरान खान का पेशावर से निकलना
अब तक कहां पहुंचे होंगे और पाकिस्तान की सियासत में क्या फिजा बदलेंगे इमरान खान? बिल्कुल, आलिया अभी जो बात करी थी मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि कल तक सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान 10 लाख तो नहीं लेकिन एक बड़ा मजमा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर जहां से वो निकल रहे थे वो उन्हीं की हुकूमत है, वहीं पे उनकी हुकूमत है जहां पे मशीनरी उनकी है। वो एक बड़ा मॉब अपने साथ लेकर इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे, और जबकि पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, यहाँ से भी अच्छी खासे लोग उनके साथ शामिल होंगे। लेकिन हमने आज पूरा दिन रिपोर्टिंग की और हमने देखा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो मरकज बनने जा रहे हैं इमरान खान के इस जलसे का, धरने का, वहां पर बिल्कुल भी लोगों का जो सुबह से लेकर अब तक कोई टर्न आउट नहीं था लोगों का। उसके बाद जब शाम को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोपहर के टाइम इस पे समाअत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया इशू को, जिसके बाद उन्होंने हुकूमत को कहा कि आप उनको फैसिलिटेट करें और जो रुकावटें उनको हटाएं ताकि इमरान खान अपना जो जलसा है वो कर सकें। उन्हें डायरेक्शन दी गई, एक जगह बताई गई कि आपने यहाँ पर जलसा करना है। अब इमरान खान की जो रैली है, जो कि पहले एक तो एक्चुअली उन्होंने पेशावर से निकलना था, लेकिन वो पेशावर से नहीं निकले बल्कि वो पेशावर से रास्ता हेलीकॉप्टर, उन्होंने बजरिया हेलीकॉप्टर मतलब हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया और वो स्वाबी उतरे और वहां से फिर उन्होंने रैली जो स्टार्ट की। तो यानी कि जो पेशावर से उनके साथ कारकुनान ने आना था वो भी एक तो पहले परेशान हो गए, फिर वो उसके साथ खैर पहुंच गए। अब उनकी रैली जो हजरो ये इस्लामाबाद से थोड़ी ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन चूंकि रैली है स्लो आती है, इमरान खान कंटेनर पर लीड कर रहे हैं तो वो आ रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान ने एक ऑर्डर और भी डिफाई कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से था, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि वो इस्लामाबाद की एक मखसूस जगह है जहां का उन्होंने कहा था कि वो जी नौशीन, मैं आपके पास आऊंगा। आलिया, जिस तरीके का हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों को सड़कों पर हो हुड़दंग करते देख रहे हैं, यह सेना और पुलिस के साथ टकराव होगा? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं या आपने देखा या दुनिया देख रही है, क्या गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में बन सकते हैं आलिया? जी देखिए, ये तो आप समझ लीजिए कि आज सारा दिन पाकिस्तान मैदान जंग तो बना रहा है, जंग तो होती रही है। देखिए ना, अगर सड़कों पे पुलिस लोगों को लाठीचार्ज कर रही होगी, आंसू गैस इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब जैसे आप पंजाब या लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में मार्केट्स खुली हुई थी, लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि जहां पर सबको पता था कि उन प्रोटेस्टर्स ने पहुंचना है, वहां से निकलना है, ऐसे जो हाईवेज या फिर मोटरवे है, इसके अलावा और जगह जहां पे कि उनके कुछ लीडर्स ने पहुंचना था, वहां पे लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल भी हुआ, खूब लड़ाई हुई, झगड़े हुए, गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ है। ये सब कुछ हुआ है। अभी इमरान खान, ये जो नौशीन बात कर रही थी, और जिस तरह वो बता रही है कि वो रैली चलती चली आ रही है, अब इमरान खान को इसलिए रैली आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लेकर आ रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि वो टाइम गेन करें। हमेशा से उनकी स्ट्रेटजी यही होती है कि टाइम गेन करते हैं तो साथ साथ लोग उनकी तरफ आते जाएं, बढ़ते चले जाएं। और जब वो पहुंचे अपनी जगह पर तो मजमा बड़ा हो चुका हो, और फिर जब वो बैठेंगे और फिर लोगों को बुलाना शुरू करेंगे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आ जाओ, तो हो सकता है कि फिर गवर्नमेंट के लिए एक मरतबा फिर मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाए। अभी तक तो हुकूमत की तरफ से मैंने जिस तरह आपको बताया कि मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी की अभी, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सेफ एग्जिट मांगा है, यानी इमरान खान के 2 लोग उनके पास पहुंचे स्पीकर के पास, जिसमें उनकी तरफ से ये कुछ ऐसा नजर आया कि उनको निकलने का रास्ता दिया जाए। मैं नहीं समझती कि ये किस हद तक दुरुस्त है, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये बात कही गई है। और इसी के साथ साथ एक और बात भी सामने आ रही है, और वो ये कही गई है कि शायद उन्होंने राब्ता एस्टेब्लिशमेंट से भी किया है और कुछ उस तरफ से भी हाथ पांव मारे जा रहे हैं, और उस तरफ से ये कहा गया है कि जरा टेबल पे बैठ जाए, मिल बैठ के ऐसा कर ली। ये जिस हद तक सच है, ये हमें कुछ अगले घंटों में ये मालूम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन और आलिया शाह आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के जो हालात सामान्य हो, आप लोग भी उस पर नजर बनाए रखिएगा, हम भी नजर बनाए रखे हैं, और जो भी ताज़ा अपडेट होगा मैं आप लोगों से लेता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए और राष्ट्र की आवाज़ के इस खास प्रोग्राम में अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो बात करूंगा आतंक के आका यासीन मलिक के काले कारनामे। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। 9 अप्रैल को बहुत बेआबरू होकर पाकिस्तान की सत्ता से बाहर हुए थे मियां इमरान खान। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। इमरान खान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इमरान खान लगातार सत्ता में वापसी के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इमरान खान चुनाव के लिए पाकिस्तान सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, महज 1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान में सत्ता पलटने का खतरनाक खेला शुरू हो गया। महज 1.5 महीने के भीतर इमरान खान ने अब तक का सबसे खतरनाक दांव चल दिया है। इमरान खान अपने समर्थकों के साथ आजादी मार्च पर निकल चुके हैं। इमरान खान इस्लामाबाद को घेरने के लिए सड़कों पर निकल चुके हैं और उनके साथ बड़ी तादाद में पाकिस्तान की आवाम है। इसीलिए इमरान खान के समर्थक और सरकार से लेकर सेना में आर पार हो गई। क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध होगा? क्या सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी? क्या पड़ोसी मुल्क में चरम पर होगी अराजकता? ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों का हुजूम सड़क पर उतर पड़ा है। इमरान के सभी समर्थकों की मंजिल राजधानी इस्लामाबाद है। लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं। हालांकि बैरिकेड को हटाते हुए इमरान समर्थक आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान के शक्ति प्रदर्शन से घबराई शहबाज शरीफ सरकार ने इस्लामाबाद की ओर आने वाली सड़कों पर बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दिए हैं ताकि पीटीआई समर्थकों को रोका जा सके। मगर इमरान खान के समर्थक पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सत्ता से बाहर हुए इमरान खान ने पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा जुलूस निकाला है। क्रिकेटर से सियासतदान बने इमरान खान जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। अपनी पार्टी का झंडा लिए बगैर पाकिस्तान का झंडा लगाकर इस्लामाबाद की ओर कूच कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री ने समर्थकों को किसी भी तरह से इस्लामाबाद पहुंचने की अपील की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त शुरू कर रहा हूँ अपनी मार्च का आगाज़ पेशावर से। मैं अब पहुँच रहा हूँ सीधा वली इंटरचेंज के ऊपर। सारे पख्तूनख्वा के लोगों को मैं उधर दावत दे रहा हूँ कि आपने वली इंटरचेंज पहुँचना है और उधर से मैं इस कारवान को, इस आज़ादी के कारवान को, हकीकी आज़ादी के कारवान को मैं लीड करूँगा और इंशाल्लाह उधर से हम इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सब निकलेंगे, सब मेरे साथ निकलेंगे, क्योंकि ये एक फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान की तारीख में और हम हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे।
इमरान की रणनीति लाखों लोगों को लेकर किसी भी कीमत पर राजधानी इस्लामाबाद को घेरने की है, ताकि शहबाज शरीफ सरकार को आम चुनाव में उतरने के लिए बाध्य किया जा सके। पीटीआई की इस रणनीति से घबराए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर बड़ा आरोप लगाया है। इमरान खान पर शहबाज शरीफ ने गृह युद्ध कराने का आरोप मढ़ दिया है। इमरान खान देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, लेकिन वे गलती कर रहे हैं। उनके इस पाप के लिए पाकिस्तान की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान में हालात काफी खराब हैं। हालात को कंट्रोल करने के बजाय सियासत दांव बढ़ाने में लगे हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान से कहा कि दम है तो इस्लामाबाद के रेड जोन में आकर देखे इमरान खान। राणा सनाउल्लाह खान के जवाब में इमरान खान ने अपने युवा समर्थकों को उकसाते हुए कहा कि सरकार के हर मसले का उसी अंदाज में जवाब दें। कुछ दिन पहले इमरान खान सरकार को हटाकर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सत्ता संभाली थी, जिसका समर्थन कई पार्टियों ने किया था। लेकिन इमरान खान को लगता है कि उन्हें साजिश के तहत पीएम की कुर्सी से हटाया गया। लिहाजा वे आजादी मार्च निकालकर जनता का समर्थन लेने में जुट गए हैं। लेकिन इस रैली पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पीटीआई पर हथियार के साथ रैली करने की बात कही। मरियम नवाज ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें जारी की और लिखा कि पंजाब लाहौर पुलिस ने पीटीआई लाहौर के पदाधिकारियों जुबैर नियाजी और बजाज नियाजी के वाहनों से हथियार बरामद किए। मामला दर्ज किया गया है। ये तथाकथित लॉन्ग मार्च का बदसूरत चेहरा है। ये इमरान खान के इरादे हैं। इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कहीं कहीं गोलियां चलने की भी बात कही जा रही है। लेकिन हौसले से लबरेज समर्थक इसकी जरा भी परवाह नहीं कर रहे हैं। आप खुद इस तस्वीर को देखिए। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से दागे गए आंसू गैस के गोले को एक समर्थक लपक कर कैसे दूसरे की तरफ फेंक रहा है। उधर पुलिस अधिकारियों ने पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में पीटीआई के वरिष्ठ सदस्यों के घरों पर छापेमारी शुरू कर दी है और पीटीआई के हजारों समर्थकों को हिरासत में ले लिया है, जो इस्लामाबाद की ओर इमरान खान के लंबे मार्च में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने देश भर में छापेमारी कर रहे खासकर पंजाब प्रांत में पीटीआई समर्थकों को गिरफ्तार किया, जबकि पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को छिपने के लिए मजबूर किया। लोगों को रोका जा रहा है। इन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों को घरों में रात को दीवारों के ऊपर छलांग मार के पुलिस वालों ने हमारे लोगों को पकड़ा। इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने के आह्वान के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास, सुप्रीम कोर्ट के आसपास सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। इस्लामाबाद के प्रमुख स्थानों पर सेना तैनात कर दी गई है। यानी हालात बिगड़ते देख अब तक कथित तौर पर न्यूट्रल रहने वाली फौज भी एक्शन में आ गई है।
इस्लामाबाद में सुरक्षा और टाइट कर दी गई है। इमरान खान पर रैली रोकने का दबाव बढ़ गया है, लेकिन वो किसी भी दबाव में आने से साफ इनकार कर रहे हैं और तो और अपने समर्थकों से दबाव में नहीं आने की बात कह रहे हैं। महज 1.5 महीने पहले पाकिस्तान में इमरान को हटाने के लिए जनता सड़क पर आ गई थी। तब जनता ने इमरान खान सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था, लेकिन आज आलम एकदम जुदा दिख रहा है। इमरान खान के पक्ष में लोग सड़क पर उतर आए हैं। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि इमरान के आजादी मार्च को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है वो शरीफ सरकार के लिए बड़े खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आतंक के आका यासीन मलिक आज अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहा रहा होगा, अफसोस कर रहा होगा। आज उसे अपनी करतूतें याद आ रही होंगी। यासीन मलिक के गुनाहों का हिसाब पूरी तरीके से हो रहा है। एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक आखिरी सांस तक अब सलाखों के पीछे रहेगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कुछ सालों से यासीन मलिक सफेद पोश में काले करतूत काम करता था, घाटी को सुलगाने की साजिश रचता था, युवाओं को आतंक के रास्ते पर धकेलता था। और यह सब काम वो चंद पैसों की खातिर पाकिस्तान के इशारे पर करता था। पाकिस्तान के इशारे पर यासीन मलिक ने कश्मीर में दहशतगर्द अलगाववाद की पाठशाला चलाता था। यासीन मलिक के गुनाहों का हिसाब हो गया है, अब उसके गुर्गों का हिसाब होना बाकी है। और उसके गुर्गे भी बहुत जल्द उसकी तरह तड़प तड़प कर रोएंगे। आतंकी यासीन का फाइनल हिसाब, ताउम्र जेल में रहेगा यासीन मलिक। टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा। इस्लामाबाद के लॉन्चो जो पूरे साउथ कश्मीर की अलामत है, इस कश्मीरी कौम के जो पुरअमन एहतिजाज के तरीके हैं, उन पुरअमन एहतिजाज के तरीकों को मत रोको। कश्मीरी लोगों को दहशत में डालना है, बेगुनाहों का कत्ल है। इन कत्लों के जिम्मेदार वो लोग हैं। जिस फैसले का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था, वो आखिरकार आ ही गया। देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का दोषी यासीन मलिक की पूरी जिंदगी अब जेल में ही कटेगी। एनआईए कोर्ट के जज प्रवीण सिंह ने लंबे इंतजार के बाद जब फैसला सुनाया तो कोर्ट रूम में मौजूद यासीन मलिक के होश उड़ गए। टेरर फंडिंग के 2 मामलों में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। Under 120B IPC he has been awarded 10 years with 10,000 punishment.
Under 121 IPC, there is a life with 10,000 punishment. 10,000. Under 121A, 10 years, 10,000 punishment, 10,000 fine. 13 UAPA, 5 years, 5,000 fine. 15 UAPA, 10 year, 10,000 fine. 17 life imprisonment, 10 lakh fine. 18 UAPA, 10 year for 10,000 fine. 20 UAPA, 10 year, 10,000 fine. 38 and 39 both 5 year and 5,000 fine. On each sections 10,000 हुआ है and maximum punishment of life imprisonment. What will be the further proceedings, you know? Because he has pleaded guilty, so there will be not much thing. I mean that we will see. That we will see. यासीन मलिक के गुनाहों की लंबी फहरिस्त है। घाटी को सुलगाने और युवाओं को आतंक के रास्ते पर धकेलने का काम करने वाला यासीन मलिक अब कानून के शिकंजे में है और उसे उसके गुनाहों की सजा मिल गई है। हालांकि अभी कुछ मामलों में सजा आना बाकी है। उनमें से ही एक केस इंडियन एयरफोर्स के जवान स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की हत्या का भी है। यासीन मलिक को उम्र कैद होने से शहीद रवि खन्ना का परिवार बेहद खुश है, लेकिन उसे अपने मामले में भी फैसले का इंतजार है। जो भी जजेस ने अपनी बुद्धि के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो भी उसको सजा दी है, मैं उसको ऑनर करती हूं, क्योंकि दे नो बेटर देन मी कि इस केस में कौन सी सजा देनी चाहिए। हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही उनको कई ऐसी चीजें और चाहिए हैं जो वो पता लगाते रहेंगे। मेरी बुद्धि तो इतनी बात कहती है। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर फैसला आ गया है। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने सजा सुना दी है, जिससे संदेश साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा। यासीन मलिक तो बस एक शुरुआत है, बाकी बचे कश्मीर के गुनहगारों को भी बख्शा नहीं जाएगा। चुन चुन कर कश्मीर के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जो पाप यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों ने किए, इनको इनके किए हुए गुनाहों की सजा मिली है। कश्मीर घाटी के अंदर हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो या जम्मू के लोग हों, इस आतंकवाद की आग में घर के घर बर्बाद हुए हैं और मासूमों की हत्याएं करके इन आतंकवादियों ने जो पाप किए हैं, इनके पापों की, इनके गुनाहों की सजा कानून तो इनको दे रहा है, इनको भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। जो पाप, जो हत्याएं, जो कत्ल इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं। यासीन मलिक ने देश से गद्दारी की, जम्मू कश्मीर को भारत से जुदा करने के मंसूबे पाले रखे और इसी नापाक मंसूबे को पूरा करने के लिए ना जाने कितने लोगों की जान ले ली, कितने युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। इसका सही हिसाब किसी के पास नहीं है, लेकिन अब कानूनी शिकंजे में यासीन मलिक फंस कर रह गया है। यासीन मलिक की नापाक करतूतों का हिसाब हो गया है, जिसके बाद घाटी में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। देश विरोधियों की हर हरकत पर सेना नजर बनाए हुए है, ताकि यासीन मलिक को उम्र कैद का कोई साइड इफेक्ट कश्मीर में दिखाई ना पड़े। यासीन मलिक पड़ोसी देश पाकिस्तान का मोहरा था, जो चंद पैसों की खातिर देश से गद्दारी कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, वही अब यासीन मलिक के साथ भी हो रहा है। एक वक्त था जब यासीन मलिक को सरकारी सुरक्षा मिलती थी, उसके आगे पीछे जवानों का काफिला चलता था, लेकिन सरकार क्या बदली, यासीन मलिक के तो बुरे दिन शुरू हो गए। एक तरफ यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सहारे सियासत में मुकाम तलाश रहा था, दूसरी तरफ इसकी आड़ में आतंक की जड़ों को मजबूत कर रहा था। चंद पैसों की चाहत में यासीन मलिक नई पीढ़ी को आतंक के रास्ते पर धकेल रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी अब जेल में कटेगी, लेकिन कर्म का फल जरूर मिलता है और ऊपर वाले के इस विधान में
किसी का कोई दखल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आतंक का आका यासीन मलिक उम्र भर सलाखों के पीछे रहेगा। टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक दशक से ज्यादा वक्त तक घाटी में दहशत का खूनी खेल खेलने वाला यासीन मलिक पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यासीन मलिक के गुनाहों की लिस्ट और फहरिस्त बहुत लंबी है। यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाया, उसके बाद अलगाववादी नेता बन गया, मगर दहशतगर्दी के काम से वो लगातार जुड़ा रहा। आतंक का सबसे बड़ा गुनहगार यासीन मलिक मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के कत्लेआम का भी गुनहगार है। देश में रहते हुए अलगाववाद को हवा दे रहे लोगों पर भी कार्रवाई सख्त हुई है और सख्त होती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को सीधी चुनौती के रूप में सामने आया था, जब देश पुलवामा में अपने जवानों की शहादत पर गम में डूबा हुआ था। 14 फरवरी 2019 की वो तारीख देश कभी नहीं भूल सकता, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस बड़े आत्मघाती हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाला संकल्प और भी दृढ़ता के साथ सामने आया। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पुलवामा हमले के बाद आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ मोदी सरकार का बेहद सख्त रुख सामने आने लगा। जम्मू कश्मीर में छिपकर आतंक का धंधा चलाने वाले अलगाववादियों पर कानून का एक्शन पूरी सख्ती के साथ शुरू हुआ। पहली बार इतनी सख्ती के साथ सरकार के निशाने पर यासीन मलिक आया, जो सालों से घाटी में आतंक फैलाने का आरोपी होने के बावजूद खुलेआम घूमता रहता था। 22 फरवरी 2019 को JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। यासीन मलिक की गिरफ्तारी के साथ ही जम्मू कश्मीर की वादियों में अलगाववाद का जहर घोलने वाले नेताओं को मोदी सरकार ने कड़ा संदेश दिया। ये आतंकवाद पर पुलवामा इफेक्ट की बड़ी शुरुआत थी। यासीन मलिक की गिरफ्तारी के साथ ही सरकार का एक और चौंकाने वाला फैसला सामने आया। मोदी सरकार ने घाटी के अलगाववादी नेताओं को दी गई सुरक्षा वापस ले ली। पुलवामा हमले के बाद अलगाववादी नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए घाटी के 18 हुर्रियत नेताओं को और उनके 160 राजनीतिज्ञों से सुरक्षा वापस ले ली गई। इन अलगाववादी नेताओं में SAS गिलानी, आगा सैयद मौसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, सलीम गिलानी, शाहिदुल इस्लाम, जफर अकबर भट्ट जैसे नेता शामिल थे। इनकी सुरक्षा में 100 से ज्यादा गाड़ियों के अलावा लगभग 1000 पुलिसकर्मी तैनात थे। बात यही नहीं रुकी, पुलवामा इफेक्ट का एक और बड़ा इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर बैन के रूप में सामने आया। 22 मार्च 2019 को अलगाववादी संगठन JKLF पर बैन लगा दिया गया।
JKLF और बैन आतंकवादी विरोधी कानून के तहत लगाया गया। 1977 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नामक संगठन बना था, जिसकी नींव अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नाम से 1965 में रखी थी। 1988 से JKLF की कमान यासीन मलिक के हाथ में थी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।